मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि हमसे ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के किन चीज़ों को संपत्तियाँ माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टीरियो, टेलीविज़न, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में रख दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। ज़िंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक ख़ास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जबकि उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज के उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, दिन की नौकरी को करते रहें, परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। तो ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बेचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। व्यवसायों के लिए यह सही है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ के शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसें, नौकरी को कसकर पकड़े और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसा जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी को बहुत सालों तक खर्ल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की प्राप्ति तैयारी नहीं की है। वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं, फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियाँ कई तरह की होती हैं। प्रथम, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की ज़रूरत ना हो। मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ परंतु उन्हें दूसरे लोग चाहते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। दूसरा, स्टॉक। तीसरा, ब्रांड। चौथा, म्यूचुअल फंड। पाँचवा, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। छठा, नोट्स। सातवां, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि, मिलने वाली रॉयल्टी। आठवां, और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते रहोगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारत और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती हैं तो समस्या उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट में कोई मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट की नफ़रत करते हैं उन्हें इसी नहीं खरीदना चाहिए।
मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ना कि कॉरपोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, यूएस मरीन कॉर्प्स और जैकार्स कॉरपोरेशन में। मैं इन संगठनों में बिताए समय का मजा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी के में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं, और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों में से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक नहीं होती और खेल को अच्छी तरह समझ में नहीं जान पाते। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ और इस तरह अपने फ़ायदे पर टैक्स चुकाने के लिए बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्यतः तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय आने वाले पर पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जैक कॉर्प्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ ना कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक को खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह से अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह से निवेशकों को विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ऐसा ना सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने के लिए कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि इस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना और एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर पर बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी भी मैं इसे सलाह दूंगा, अन्यथा अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखो, तो मेरा यह मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1,00,000 जाएं तो वह बाहर ना निकल पाएँ। इसे इस तरह सोचें कि जब तक $1,00,000 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसी पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है, तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे घसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, वो लंबे समय से अमीर हैं। वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपने खून पसीने की कमाई को और बच्चों की विरासत की कीमती पर विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर, जब मेरी पत्नी ने मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउस के अतिरिक्त पैसा ना आने लगा, तो वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज़ खरीद लाई। इससे ज़रा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपने अपार्टमेंट हाउस के कारण उन्हें कार खरीदी थी, परंतु इसके लिए 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, तब आखिरकार दरअसल उसने एक सच्चा पुरस्कार था, क्योंकि उसने अपने जब साबित कर दिया था कि वह अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी की कार से कहीं ज़्यादा है।
ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कई और चीज़ें खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वे ज़िंदगी से उब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वह एक बार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, निवेश करने या समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे अलग रखता है। अपने काम में काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं।